हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस की बात करी थी और देखा था कि जो पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस के बराबर होती है। पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस को हम x1 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस के बराबर होती है। यह हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। अब हम लेते हैं केस किसका, नेगेटिव सीक्वेंस फॉर अल्टरनेटर का। Let us take the case of negative sequence for alternator. राइट तो हमें पता है कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है वो हमेशा ns होता है। RMF की जो स्पीड है वो हमेशा ns होती है। बट हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, नेगेटिव सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो नेगेटिव सीक्वेंस के लिए जो RMF की स्पीड है वो कितनी हो जाती है। फॉर नेगेटिव सीक्वेंस पावर सिस्टम का या सिंक्रोनस मशीन का फर्स्ट लेक्चर आप याद करिएगा। अल्टरनेटर के केस में फॉर नेगेटिव सीक्वेंस जो RMF की स्पीड है वो हो जाती है -ns। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है वो हो जाती है -ns और हम जानते हैं रोटर की स्पीड अभी भी कितनी है, ns रोटर स्पीड। तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, RMF और MMF, ये स्टेटर MMF की स्पीड बताई जा रही है -ns फॉर नेगेटिव सीक्वेंस और रोटर अभी भी अपने उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये हो जाएगा ns। तो इनके बीच की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी ns माइनस ns। तो ये हो जाएगा ns प्लस ns, ये हो जाएगा 2ns। तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी दोनों के बीच में 2ns। फेजर डायग्राम बनाते हैं, बहुत सिंपल है। फेजर डायग्राम बना के चेक कर लेते हैं। ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ EA, इसको हमने मान लिया रेफरेंस। तो फील्ड MMF हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ से 90 डिग्री लीड करता है, तो ये FF हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा फॉल्ट आता है तो करंट या जो पावर फैक्टर है वो कैसा हो जाता है, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग। कल का लेक्चर याद करिए। तो आर्मेचर करंट जीरो पावर फैक्टर लैगिंग के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ से 90 डिग्री लैग कर गई। और आर्मेचर करंट के फेज में कौन होता है, आर्मेचर MMF। अब आर्मेचर MMF और रोटर दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी है, 2ns। यानी कि ये जो फील्ड MMF है ये उल्टी दिशा में जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू रोटर के MMF के। तो फील्ड MMF अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो रोटर या आर्मेचर का जो MMF है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि एक NS है एक -NS है, दोनों रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं। बट अगर हम मान लेते हैं कि फील्ड MMF हमारा स्टेशनरी है, अगर हम फील्ड MMF को स्टेशनरी मान लेते हैं तो जो आर्मेचर का MMF है वो डबल स्पीड से अपनी डायरेक्शन में आएगा। राइट, ये 2ns की स्पीड से रोटेट करेगा। बताइए ये क्लियर हुआ। अगर हम FF यानी कि फील्ड MMF जो है उसकी डायरेक्शन मान लेते हैं कि ये भी मूव कर रहा है NS डायरेक्शन में या -NS डायरेक्शन में, और जो आर्मेचर का MMF है ये उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि एक NS है दूसरा -NS है। बट अगर हम अपनी जो प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए मान लेते हैं कि जो फील्ड MMF है वो स्टेशनरी है, तो विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड MMF जो आर्मेचर MMF है वो डबल स्पीड से मूव करेगा। करेक्ट, ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट जो आप एप्टीट्यूड में पढ़ते हो। तो अब ये आर्मेचर MMF की जो स्पीड है वो कितनी है, 2ns। राइट, तो आर्मेचर MMF अभी इस डायरेक्शन में है
और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद स्पीड 2ns। अभी ये डायरेक्ट एक्सिस पे लाई कर रहा है, बट अगर 90 डिग्री ये क्लॉकवाइज घूम जाता है, आर्मेचर एमएमएफ 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है, तो ये किस एक्सिस पे लाई कर रहा है? अब क्वाड्रेचर एक्सिस, क्योंकि ये फील्ड एक्सिस है हमारी। फील्ड एक्सिस हमेशा डायरेक्ट एक्सिस कहलाती है, और फील्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी एक्सिस है वो क्वाड्रेचर एक्सिस कहलाती है। तो कुछ देर के लिए जो आर्मेचर एमएमएफ है वो डी एक्सिस पे लाई कर रहा है, और कुछ देर के लिए वो क्या कर रहा है? क्यू एक्सिस पे लाई कर रहा है। मतलब हाफ द टाइम ये डायरेक्ट एक्सिस पे लाई कर रहा है, और हाफ द टाइम ये क्वाड्रेचर एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस प्लस क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय 2। हमें दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा, और हम जानते हैं x2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा ओवरऑल रिएक्टेंस फॉर नेगेटिव सीक्वेंस। ओवरऑल रिएक्टेंस फॉर नेगेटिव सीक्वेंस। XD किसके बराबर होता है? मैंने आपको मॉर्निंग में ही बताया था, इससे पहले वाली क्लास में, कि जो पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस है वो डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस के बराबर होता है। तो XD को अगर हम x1 से रिप्लेस कर दें प्लस XQ अपॉन 2, और मैंने सिंक्रोनस मशीन में आपको पढ़ाया हुआ है कि जो डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस है हमेशा ज्यादा होता है क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस के, यानी कि x1 की वैल्यू ज्यादा है XQ से, बट XQ की वैल्यू x1 से कम है, और दोनों का हम एवरेज ले रहे हैं। तो यहां से मैं क्या बता सकता हूं आपको कि x1 की वैल्यू बड़ी होगी x2 से, यानी कि पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस। यहां से नोट कर लीजिएगा, एक नोट लिख लीजिएगा, पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस x1 is always greater than negative sequence reactance x2। अब ऐसा क्यों है? आपने प्रीवियस लेक्चर अगर ध्यान से देखा होगा तो वहां पे मैंने बताया था कि पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या एमएमएफ की स्पीड है वो ns के बराबर होती है, और आर्मेचर या अल्टरनेटर का जो रोटर है वो भी ns स्पीड से रोटेट करता है। फेजर डायग्राम बनाते हैं। ये पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। इंड्यूस्ड ईएमएफ को रेफरेंस ले लिया हमने, तो जो फील्ड एमएमएफ है वो 90 डिग्री लीड करता है। फॉल्ट के केस में जो पावर फैक्टर है वो प्योरली लैगिंग होता है, तो आर्मेचर करंट हमेशा 90 डिग्री लैग करेगी विथ रिस्पेक्ट टू ईएमएफ। आर्मेचर करंट के फेज में हमेशा कौन होता है? आर्मेचर का एमएमएफ। अब यहां से आपको क्या दिख रहा है कि जो एफएफ है वो पॉजिटिव, या जो फील्ड एमएमएफ है वो पॉजिटिव है एनएस स्पीड में, तो ये मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, और रोटर जो है वो भी एनएस स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो आर्मेचर एमएमएफ भी क्या करेगा? एनएस स्पीड से रोटेट करेगा। दोनों की स्पीड सेम है, आर्मेचर या जो स्टेटर का एमएमएफ है उसकी स्पीड भी सेम है और रोटर की भी स्पीड सेम है, तो आर्मेचर एमएमएफ भी इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो जो आर्मेचर एमएमएफ है यहाँ पे हमेशा डी एक्सिस पे लाई करेगा। आप देख लीजिए ये फील्ड एक्सिस है, फील्ड एमएमएफ वाली एक्सिस फील्ड एक्सिस है, इसी एक्सिस पे हमारा कौन लाई कर रहा है? आर्मेचर एमएमएफ, और यही एक्सिस कहलाती है डायरेक्ट एक्सिस, तो इसका रिएक्टेंस हो जाएगा XD। ये दोनों सेम स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, तो जब ये फील्ड एक्सिस या जो फील्ड एमएमएफ है ये रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा, मतलब फील्ड एमएमएफ अगर यहाँ पे आ जाएगा तो ये भी तो रोटेट होके यहाँ तक आएगा, तो आर्मेचर एमएमएफ यहाँ तक आ जाएगा।
तो आप देख सकते हो ये हमारी कौन सी है, फील्ड एक्सिस है। फील्ड एक्सिस पे ही अभी भी ये लाई कर रहा है, यानी कि डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस। तो पॉजिटिव सीक्वेंस के केस में हमेशा जो आर्मेचर एमएमएफ है वो डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस या फील्ड एक्सिस पे ही लाई करेगा या डायरेक्ट एक्सिस पे ही लाई करेगा, इसीलिए पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस के बराबर था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आर्मेचर एमएमएफ है वो कुछ देर डायरेक्ट एक्सिस पे लाई कर रहा है, फिर 90 डिग्री बाद फिर से क्वाड्रेचर एक्सिस पे लाई कर रहा है, फिर 90 डिग्री घूमने के बाद वो डायरेक्ट एक्सिस पे, फिर क्वाड्रेचर एक्सिस पे। तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव सीक्वेंस के केस में दोनों रिएक्टेंसेस का डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस का एवरेज लेते हैं, जहां से हमें मिलता है कि x1 इज ग्रेटर देन x2, यानी कि पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस से। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस की। Let us take the case of zero sequence reactance. Let us take the case of zero sequence reactance. तो देखिए जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस के केस में एमएमएफ ऑफ फेज ए क्या हो जाएगा, एफ एम साइन ओमेगा टी। एमएमएफ ऑफ फेज बी क्या हो जाएगा, एफ एम साइन ओमेगा टी। कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि जीरो सीक्वेंस है। जीरो सीक्वेंस में सारे एमएमएफ कैसे होते हैं, को फेजर, मतलब एक ही फेज में लाई करते हैं, 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। एफ सी भी क्या होगा, एफ एम साइन ओमेगा टी, करेक्ट। और हम जानते हैं कि जो रिजल्टेंट एमएमएफ होता है फॉर जीरो सीक्वेंस वो कितना होता है, जीरो। तो एफ ए जीरो प्लस एफ बी जीरो प्लस एफ सी जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी कि नो एमएमएफ present in case of zero sequence। कोई भी एमएमएफ प्रेजेंट नहीं होगा तो आर्मेचर एमएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। आर्मेचर एमएमएफ जीरो, यानी कि आर्मेचर की वजह से जो रिएक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, जीरो। और हम जानते हैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या होता है, लीकेज रिएक्टेंस प्लस आर्मेचर रिएक्टेंस का सम। अब अगर ये आर्मेचर रिएक्टेंस जीरो है तो एक्सेस क्या हो गया, लीकेज रिएक्टेंस के बराबर, एक्सएल के बराबर, राइट। और यहाँ पे एक्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस, तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो एक्सएल के बराबर हो जाएगी। और लीकेज रिएक्टेंस बहुत कम होता है तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्स नॉट है ये सबसे कम होगा, फिर x2, फिर x1, यानी कि पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, और सबसे छोटा होता है जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस। तो कंक्लूजन यहां से हमारा क्या बन रहा है, कंक्लूजन हमें क्या देखने को मिल रहा है, x1 इज ग्रेटर देन x2 इज ग्रेटर देन x0। x1 है यहाँ पे पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, x2 है नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, और x0 है जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस। तो ये कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो ये याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मर की। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मर की। तो ट्रांसफॉर्मर के लिए अगर हम पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस की बात करें,
मैंने आपको बताया है कि जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें नो लोड ब्रांच को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। नो लोड ब्रांच इज ऑलवेज नेग्लेक्टेड बिकॉज नो लोड ब्रांच से कौन सी करंट फ्लो होती है, नो लोड करंट, और नो लोड की करंट बहुत कम होती है एज कंपेयर टू फॉल्ट करंट, दैट्स व्हाई नो लोड ब्रांच इज नेग्लेक्टेड। अब वाइंडिंग इंपेडेंस में हम बात करें तो हमें एक रिएक्टेंस मिलेगा, एक रेजिस्टेंस मिलेगा, तो वी नेग्लेक्ट रेजिस्टेंस ऑल्सो, वी नेग्लेक्ट रेजिस्टेंस ऑल्सो बिकॉज वी वॉन्ट टू डू अवर वर्स्ट केस एनालिसिस, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर थोड़ा सा भी हम लेते हैं तो वो फॉल्ट करंट को कम कर देगा, और हम चाहते हैं कि हमें वर्स्ट केस एनालिसिस मिले कि ज्यादा से ज्यादा फॉल्ट करंट कितनी हो सकती है। तो फाइनल हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस या रिएक्टेंस डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो जाएगा रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, यहां से करंट जा रही है IA1, ये बन गया पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए, क्योंकि शंट ब्रांच भी हमने नेग्लेक्ट कर दिया है और रेजिस्टेंस भी हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। ये हो जाएगा रिएक्टेंस, ये हो जाएगी करंट IA2, क्योंकि ये है नेगेटिव सीक्वेंस, राइट। अब हम बात कर लेते हैं जीरो सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस अकेले बनते हैं। तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क का एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम 4 स्विच लगाते हैं। एक स्विच ये हो गया, ये दूसरा स्विच, ये तीसरा स्विच, और ये हो गया चौथा स्विच। ये है रिएक्टेंस जो मैंने ट्रांसफॉर्मर के केस में लिया था, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, बचा सिर्फ रिएक्टेंस। तो हमारे पास 4 स्विच हैं, ये वाला स्विच कहलाता है S1, इस स्विच को मान लीजिए S2, इस स्विच को मान लेते हैं SX, इस स्विच को मान लेते हैं SY, राइट। इसी डायग्राम को हम हर जगह यूज करेंगे, देखिएगा कैसे क्वेश्चंस बनते हैं आसानी से। तो ये जो दोनों स्विच हैं S1 एंड S2, इन्हें सीरीज स्विच बोला जाता है। SX एंड SY क्या कहलाते हैं, शंट स्विच। करेक्ट। तो एक चीज और देख लीजिएगा, SX and SY indicates the delta connection, indicates the delta connection। डेल्टा कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और S1 और S2 स्विचेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट्स स्टार कनेक्शन विथ ग्राउंड। अगर विदाउट ग्राउंड है तो ये स्विच ओपन रहेंगे, अगर ग्राउंड है स्टार के साथ साथ तो ये स्विच क्या रहेंगे, शॉर्ट सर्किटेड रहेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एनालिसिस ऑफ स्टार स्टार स्विच। एनालिसिस ऑफ स्टार स्टार कनेक्शन। पहला एग्जांपल लेते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग हमारी स्टार में है और इसका ग्राउंड जो है वो ओपन है।
सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर भी स्टार कनेक्टेड है और इसका जो न्यूट्रल है वो ओपन है, मतलब ग्राउंड नहीं है। तो बताइए कौन से स्विच को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है S1, प्राइमरी स्टार में है इसीलिए S1 स्विच, सेकेंडरी भी स्टार में है इसीलिए ये S2 स्विच को रिप्रेजेंट करेगा। और हमारे पास जो स्विचेस हैं उनमें से ये S1 स्विच, ये S2 स्विच, ये SX स्विच, ये SY स्विच। तो देखिए प्राइमरी स्टार ओपन न्यूट्रल, सेकेंडरी स्टार ओपन न्यूट्रल, मतलब स्विच S1 और S2 हमें ओपन रखना पड़ेगा, बाकी को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जो ये स्विचेस हैं SX और SY इन्हें हम नेग्लेक्ट कर देंगे। स्विच S1 हमारा ओपन है, स्विच S2 हमारा ओपन है। स्विच S1 और S2 क्यों ओपन है? बिकॉज ग्राउंडिंग हमारी ओपन सर्किटेड है। तो यहाँ से जीरो सीक्वेंस करंट क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। सेकेंड केस देखते हैं। प्राइमरी स्टार कनेक्टेड है विथ ओपन ग्राउंडेड, सेकेंडरी भी स्टार कनेक्टेड है बट शॉर्टेड ग्राउंडेड। तो बताइए कौन कौन से स्विच को रिप्रेजेंट करेंगे हम? S1 S2 या S1 SX? दोनों स्टार है, मतलब S1 और S2 स्विचेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे। S1 स्विच ये रिएक्टेंस, S2 स्विच ये S1 स्विच है, ये S2 स्विच है। तो S1 और S2 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि प्राइमरी स्टार है, सेकेंडरी स्टार है। अब प्राइमरी का जो ग्राउंड है वो ओपन है तो स्विच S1 ओपन रहेगा। सेकेंडरी का जो ग्राउंड है वो शॉर्टेड है ग्राउंड से, तो S2 को हम शॉर्ट कर देंगे। पर मुझे बताइए क्या यहाँ से जीरो सीक्वेंस करंट प्रेजेंट होगी? बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ओपन सर्किट है तो करंट फ्लो ही नहीं होगी। तो कुछ इस तरह का हमें सर्किट डायग्राम देखने को मिल जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। गेट और एसी में तो कई क्वेश्चन आते हैं इससे। थर्ड की बात करते हैं। प्राइमरी स्टार है विथ शॉर्टेड, सेकेंडरी स्टार है विथ शॉर्टेड। कौन कौन से स्विच को लेंगे हम रिप्रेजेंटेशन में? अपने S1 को लेंगे और S2 को लेंगे। SX और SY हमेशा डेल्टा के केस में ही आएंगे, ये याद रखिएगा। स्विच S1 रिएक्टेंस, स्विच S2 स्विच S1 स्विच S2, ये है रिएक्टेंस। स्विच S1 हमने लिया है क्योंकि प्राइमरी स्टार है, स्विच S2 हमने लिया है क्योंकि सेकेंडरी स्टार है। अब प्राइमरी का जो ग्राउंड है वो शॉर्टेड है, न्यूट्रल जो है वो शॉर्टेड है ग्राउंड से, तो S1 को हमने शॉर्ट कर दिया। सेम सेकेंडरी का भी जो न्यूट्रल है वो ग्राउंड के साथ शॉर्टेड है, तो सेकेंडरी को भी हमने स्विच को S2 को भी शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पे मुझे बताइए क्या जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होगी? यहाँ पे दोनों में ग्राउंड आ गया और ये यहाँ से देख सकते हो आप सर्किट भी क्लोज हो चुका है, मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, जीरो सीक्वेंस करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। चलिए फोर्थ केस देखते हैं। प्राइमरी स्टार में है, इम्पीडेंस है Zn। पहले हमने क्या किया था? फर्स्ट केस में जो न्यूट्रल है उसको ओपन कर दिया था, फिर थर्ड केस में हमने क्या किया था? न्यूट्रल को डायरेक्टली शॉर्ट कर दिया था ग्राउंड से। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? न्यूट्रल को ग्राउंड तो कर रहे हैं बट विद द हेल्प ऑफ एन इम्पीडेंस Zn। सेम सेकेंडरी के साथ भी हम यही कर रहे हैं। इम्पीडेंस एक लिया हमने जिसकी वैल्यू है Zn, फिर हमने ग्राउंड कर दिया। कौन सा स्विच लेंगे? स्टार स्टार है तो बिना कुछ सोचे S1 और S2। तो अब देखिए
मैंने आपको बताया था कि जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस 3 गुना होता है न्यूट्रल इंपीडेंस का। तो हम यहाँ पे जीरो सीक्वेंस डायग्राम बना रहे हैं ना, तो हमें एक इंपीडेंस लेना पड़ेगा, एक रिएक्टेंस, एक इंपीडेंस। अब स्विच की जगह कौन आ गया? इंपीडेंसेस। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि द जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस इज 3 टाइम्स ऑफ न्यूट्रल इंपीडेंस। मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया हुआ है। जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस is 3 times of neutral impedance। तो जीरो सीक्वेंस डायग्राम में अगर Zn दिया गया है तो हम 3Zn यूज करेंगे। यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे? 3Zn। क्या यहाँ पे जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होगी? बिल्कुल फ्लो होगी, नॉट इक्वल टू जीरो होगी, क्योंकि सर्किट हमारा क्या है? क्लोज है। ये हो गया रिएक्टेंस। अब देखते हैं एनालिसिस ऑफ स्टार डेल्टा कनेक्शन। हेडिंग डाल लीजिएगा, एनालिसिस ऑफ स्टार डेल्टा कनेक्शन। प्राइमरी, पहला केस, प्राइमरी हमने स्टार लिया है, सेकेंडरी ले लिया है डेल्टा। तो डेल्टा में तो न्यूट्रल होता नहीं है, तो उसकी ग्राउंडिंग से, उसका ग्राउंडिंग से कोई लेना देना नहीं होगा। हमने क्या कर दिया? प्राइमरी का जो स्टार कनेक्शन है उसको ओपन कर दिया। अब कौन कौन सा स्विच हम कंसीडर करेंगे अपने जीरो सीक्वेंस डायग्राम में? पहला स्टार है, प्राइमरी स्टार है यानी कि S1, सेकेंडरी डेल्टा है यानी कि SX या SY। SX होता है प्राइमरी के लिए, SY होता है सेकेंडरी के लिए। तो ये SY हम कंसीडर करेंगे। डायग्राम बनाते हैं। स्विच S1, रिएक्टेंस, स्विच S2, स्विच SX, स्विच SY। ये रिएक्टेंस है। तो स्विच S1 है ये, स्विच S2, स्विच SX, स्विच SY। तो जो स्विच S1 है वो क्या है? स्टार, बट जो न्यूट्रल है वो ओपन है, तो S1 भी ओपन रहेगा। प्राइमरी हमारा स्टार है तो SX को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब बात करते हैं SY का। तो SY हमारा क्या है? डेल्टा, और SY स्विच डेल्टा को ही रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो जाएगा शॉर्ट। सेकेंडरी S2 जो है हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि डेल्टा है। अगर स्टार होता तब S2 को कंसीडर करते। तो क्या यहाँ पे जो जीरो सीक्वेंस करंट है IA0 वो फ्लो होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि सर्किट ओपन है। तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम बन जाएगा, रिएक्टेंस, जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस डायग्राम। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए प्राइमरी स्टार कनेक्टेड है, सेकेंडरी को हमने कर दिया शॉर्ट विद ग्राउंड न्यूट्रल, और सेकेंडरी है डेल्टा। कौन कौन सा स्विच कंसीडर करेंगे? प्राइमरी स्टार है यानी कि S1, सेकेंडरी डेल्टा है यानी कि SY। प्राइमरी अगर डेल्टा होता तो SX करते, राइट? स्विच S1, रिएक्टेंस, स्विच S2, स्विच SX, स्विच SY। करेक्ट। प्राइमरी हमारा स्टार है तो हमने S1 स्विच को कंसीडर कर लिया, और प्राइमरी का जो न्यूट्रल है वो शॉर्टेड है तो S1 शॉर्ट हो गया। प्राइमरी में स्टार है, डेल्टा नहीं है, तो S2 स्विच, SX स्विच को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। सेकेंडरी डेल्टा है तो SY स्विच को हमने शॉर्ट कर दिया। अब S2 जो स्विच है उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि
जो सेकेंडरी है वो डेल्टा है, स्टार होता तब S2 कंसिडर करते। तो क्या यहाँ पे क्लोज पाथ बन रहा है, यहाँ पे क्लोज पाथ बन रहा है, तो जीरो सीक्वेंस करंट यहां से फ्लो होगी। सो जीरो सीक्वेंस करंट विल प्रेजेंट इन दिस केस। थर्ड केस देखते हैं। प्राइमरी स्टार है, हमने उसके न्यूट्रल को ग्राउंड कर दिया है विथ इम्पीडेंस Zn। सेकेंडरी डेल्टा है, हमारा जो यूनिवर्सल जीरो सीक्वेंस सर्किट डायग्राम है वो कैसे बन रहा था, स्विच S1 रिएक्टेंस, स्विच S2, स्विच SX, स्विच SY। तो ये बन गया स्विच S1, स्विच S2, स्विच SX, स्विच SY। प्राइमरी चेक करिए क्या है, स्टार, मतलब हम S1 लेंगे, SX को नेग्लेक्ट कर देंगे। अब प्राइमरी का जो न्यूट्रल है वो ग्राउंडेड है विथ Zn, तो जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ Zn, 3 Zn। यहाँ पे S2 हमारा क्या रहेगा, उसको हटा दीजिए या ओपन रखिए, कोई मतलब नहीं है कि S2 को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और सेकेंडरी डेल्टा है तो SY को शॉर्ट कर दिया। क्या यहाँ पे क्लोज पाथ बन रहा है, बिल्कुल क्लोज पाथ बन रहा है, तो जीरो सीक्वेंस करंट इस कंडीशन में फ्लो होगी। तो अभी 2-3 कनेक्शन और बचे हुए हैं जिसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जो मैंने आपको PDF प्रोवाइड किया है पावर सिस्टम का क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको भी पेड ग्रुप हमारा टेलीग्राम का ज्वाइन करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 9981479724। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए हैं, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप देखना सारे के सारे क्वेश्चन आप सही लगा लोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।